प्यारे दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली मेरे पास आई है मुंबई, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपका परिचय, जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं कि मैं पहले कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले जातक के पंचांग से उनका परिचय कराता हूँ। तो इनका पंचांग जो बनता है वो दक्षिणायन में जन्मे हैं। इसका प्रभाव होता है कि जितने भी शुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली में, वो सारे के सारे शुभ ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हो जाते हैं। अशुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं, क्षमा करें, अशुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं। मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु आदि जितने ग्रह हैं, ये सब ग्रह दक्षिणायन में जब सूर्य चले जाते हैं तो बलवान हो जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति का जन्म शरद ऋतु में हुआ है, इस कारण से व्यक्ति के काम में थोड़ा बहुत विलंब होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा यहाँ कारोबार में या व्यक्ति के निर्णय में एक जैसे निरंतरता के प्रभावों को नहीं देखा जाता है, मतलब वो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता सा रहता है। बुधवार को जन्मे हैं तो यहाँ व्यक्ति मतिमान होता है, बुद्धिमान होता है और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी समस्या को समझने वाला, कई बार अपने से बड़े जो उम्र के लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बुद्धिमानी की बात करने वाला और बहुत ही ज़्यादा बड़ों का आदर करने वाला भी होता है, मृदुभाषी होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इस पे मैं आपको 2 मिनट का समय अगर दूँ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वस्तुतः इसके जो देवता हैं वो अर्यमना नाम के पितर हैं, है ना, अर्यमा नाम के पितर हैं। तो हमें जो भी जातक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मा हो उसको कम से कम अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा, अभी पितृपक्ष चल भी रहा है तो आप पितरों को पूजित करिए, उनके नाम पे दान करिए, अमावस्या को दान करिए, उनके नाम पे कौवे को, कुत्ता को, बिल्ली को, किसी भी पशु पक्षी को कुछ ना कुछ अनाज खिलाने के लिए छत पे रख देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए और श्वेत आक का फूल और उसका जड़, श्वेत आक का जो पौधा होता है उसकी जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए शनिवार के दिन, है ना। अगर पुष्य नक्षत्र मिल जाए उसी दिन उखाड़िए, वो श्वेत आक का पुष्प उखाड़िए उसी दिन और उसी दिन उसको पूजित करके इसी मंत्र से ओम अर्यमणे नमः, इस मंत्र से 108 बार जप करके उस श्वेत आक के पुष्प को गले में धारण कर लेना चाहिए। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि ऐसे लोग जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, वस्तुतः ये नक्षत्र सूर्य का है, तो जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है उनमें ताप संताप की बीमारी देखी जाती है। मतलब बीपी, शुगर तो नहीं पर ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और कई बार उनको बुखार, रक्तचाप आदि जिसको बोलते हैं, बुखार आदि भी कई बार परेशान करता है। रक्तचाप मतलब बीपी, ये परेशानी होती है। इससे बचने के लिए और जीवन में जो भी समस्या आपको, आपके काम में बाधा बन रही है या बाधा बन के उपस्थित हो रही है, उसके निवारण के लिए मैंने जो उपाय बताया उसका दान करना चाहिए। पुष्प का दान करना चाहिए, सफ़ेद पुष्प की माला दान करिए, पारिजात पुष्प की माला बना करके भगवान को अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम पे आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। ये आपके नक्षत्र के बारे में मैंने 2 मिनट बात करते हैं आगे। शुक्ल योग में जन्म हुआ है, ये बहुत अच्छा है, बहुकर्ण है, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण में जातक जन्मेगा, इस वजह से बैलेंस करने वाला है, बहुत अच्छी कुंडली बनेगी और ये मैं आगे बताऊंगा कैसे। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें सबसे जो अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में कम से कम मीन लग्न की कुंडली बनती है। मैंने इस पर एक कविता बनाई थी, पढ़ी थी आप लोगों को बहुत पहले, कि मीन लग्न के नर होत सदैव दुखी। ये थोड़े दुखी होते हैं, पर दुखी का अर्थ ये नहीं कि इनको कोई भी चीज़ मिलती नहीं है इस वजह से ये दुखी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि प्रायः दूसरों को मदद करने वाली होती है। दुखी मानसिकता का अर्थ मेरा यहाँ पे ये भी कहने का होगा कि कई बार ये इनका जो दर्शन का लेवल होता है, जो दृष्टिकोण होता है, विचारों का जो आवागमन है इनके दिमाग में, वो प्रायः उत्कृष्ट होता है और इतना उत्कृष्ट होता है कि सामने वाला इनको समझ नहीं पाता है। ये इनकी जो दार्शनिकता है वो इस लेवल की उत्कृष्ट है कि स्वयं व्यक्ति रिक्शे पे बिठा देता है और स्वयं कहता है कि आओ मैं चलाता हूँ, या अपने पैसे से लोगों की खूब मदद करता है, अपना बैलेंस खाली कर दे और दूसरों को देता रहे। इस वजह से कई बार ये जीवन में अपने कंपटीशन में थोड़ा पिछड़ा हुआ सा भी देखा जाता है, पर इसके परलोक भी बनते जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो इनके जीवन में विकास की प्रक्रिया होगी या विकास का जो आप पैमाना बनाते हैं उसमें हो सकता है कि इनका लोक बिगड़ा हुआ हो, मतलब थोड़ा कम दिखे दूसरों के मुकाबले। जब आप कंपैरिजन में रखते हैं इनको तो हो सकता है कि इनकी प्रगति दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम लगे,
पर वस्तुतः इनका परलोक सुधरा हुआ है। परलोक सुधरने का अर्थ होता है कि व्यक्ति देता है, इस वजह से परमात्मा के दरवाजे पे उसका बड़ा बढ़िया मतलब एक स्थान बन जाता है। बहुत अच्छी बात हो जाती है कि दान पुण्य पूजा पाठ होम मंत्र जप ये सब करने वाला व्यक्ति होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप लोगों को देते हैं, जो आप देते हैं वही आपका वस्तुतः अपना होता है ना। तो दान खूब करिए, दान खूब मतलब आपको एक बात बताऊं कि आप जो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली संततियों के लिए जो कुछ आज इकट्ठा कर रहे हैं वो आपका अपना नहीं है। तो जो आपने दान स्वरूप दिया है, मंदिर निर्माण में दिया है, ठाकुर जी को दिया है, उनके वस्त्र पे दिया है, उनके चंदन पे दिया है, उनके घी पे दिया है, उनके दिया बाती पे दिया है, उनके पुजारी को दिया है, उनके निमित्त दिया है, उनके अपने पूर्वजों के निमित्त दिया है, देवालयों के निर्माण में दिया, वेदोक्त वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को दिया, कर्मकांड पढ़ने वाले ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, गरीबों को दिया, मददगार को मदद की, उससे आपका परलोक सुधरता है। परलोक वो है जो आप देखते नहीं हैं, है ना। इस वजह से ये बात, तो ये इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। सप्तम स्थान में सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष हालांकि नहीं लगता है, पर फिर भी मैं वहाँ पे कहूँगा कि हमें कुंडली मिला करके करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या पे काम करने की आवश्यकता होगी। दशम स्थान में शनिदेव बैठे हैं लाभेश और 12वें भाव के स्वामी होकर के, यहाँ पे ये कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी देने वाले दिख रहे हैं। लग्न बनता है, मीन लग्न की कुंडली बनती है, नौमांश धनु की बनती है और दशमांशा मेष का बनता है। आप जब गौर से समझेंगे तो आपकी कुंडली के लग्नेश हो गए गुरु, नौमांश के लग्नेश हो गए गुरु, दशमांशा के लग्नेश हो गए मंगल, मतलब तीनों के लग्नेश परम मित्र हो गए या स्वतः एक ही ग्रह बन रहा है। दशमांशा कुंडली में धन भाव के, लग्न कुंडली में धन भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। ये सामान्यतः धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था और बात कही थी कि अगर किसी भी वर्ग चार्ट में लग्न कुंडली के केंद्र या त्रिकोण के स्वामी अगर लग्नेश बनते हो या फिर धन और लाभ के स्वामी लग्नेश बनते हो, तो इसे हम ये बात कह सकते हैं कि व्यक्ति का करियर बड़ा उज्जवल है और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के साथ व्यक्ति का कारोबार आगे बढ़ता है। वो बहुत छोटी अवस्था में बहुत सारे प्रभावों को प्राप्त करने वाला होता है, बहुत सारे पदों पे विभूषित हो जाए, अच्छा काम कर दे, लोगों में उसका नाम हो, समाज को आगे ले जाने वाला होता है। लग्न का मान 17 अंश का बैठा है, जिसमें ये पूर्णतया बलवान लग्न माना जाएगा, जिसमें जन्मा जातक या इस लग्न का जो मान है उसका प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति की आयु अच्छी है, प्रभाव अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है, आचरण और व्यवहार कुशल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लाभ भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना बहुत अच्छा है। चंद्रमा जन्म कुंडली में कन्या राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके स्वामी जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं। शुक्र और बुध के यहाँ बैठने के कारण सप्तम भाव का बल बढ़ेगा और व्यक्ति विवाह का सुख संपूर्ण भोगेगा। नवांश कुंडली में धनु राशि शुभ ग्रह की राशि का बनना, लग्नेश का लाभ भाव में जाना, लाभेश के साथ पंचम भाव पे उनकी दृष्टि व्यक्ति को संतति से सुख देने वाली, दाम्पत्य का अच्छा फायदा प्राप्त करने वाली और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, ससुराल से सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संतति के आने के बाद व्यक्ति के अनुभवों में वृद्धि होती है और उसके धन में वृद्धि होती है, धन लाभ के योग और बढ़ जाते हैं। दशमांशा कुंडली के आधार पर भाग्य भाव के स्वामी गुरु होते हैं, जो उच्च के बैठे हैं, लग्न कुंडली में उच्च के बैठे हैं। नवांश कुंडली में पत्नी कारोबारी या कारोबारी मानसिकता वाली आती हैं। नवांश कुंडली का प्रभाव बहुत अच्छा है, दाम्पत्य के प्रेम को लेकर के, सहिष्णुता को लेकर के, धर्म को लेकर के, कम्युनिकेशन को लेकर के और आपस में जो वर्ताव होता है उसको लेकर के कुंडली कमज़ोर नहीं है। अभी जो हमारे ऊपर से दशा चल रही है ये राहु की दशा है, जो 2026 के फरवरी तक चलेगी, लेकिन उसके बाद हमारी कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह गुरु आ जाएंगे, जो क्रमशः हमारी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा के बारे में मैंने बात की, वो 9 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना है। पत्नी के स्वास्थ्य में हमें थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिल रही है। सूर्य का सप्तम स्थान में बैठना कमजोर माना जाता है, इस वजह से कई बार हमारी दिनचर्या खराब होती है या कई बार हम विदेश जाते हैं जहां हमारे दिन से उनका रात, उनकी रात से हमारा दिन प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो लग्न के अधिपति का पंचम भाव में उच्च का बैठना, केतु के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक होगा, भविष्य को समझने वाला होगा, संतान से सुख प्राप्त करने वाला होगा, माता और पिता का संपूर्ण स्नेह प्राप्त करने वाला भी होता है। यहाँ पे जन्म कुंडली के दशम स्थान में शनि बैठे हैं धनु राशि में, यहाँ के अधिपति राहु केतु के संपर्क में हैं, दशम भाव के अधिपति। तो इस जातक के जो पिता हैं वो कठोर हैं, जिद्दी हैं और कई बार स्वार्थी और ईर्ष्यालु भी हैं। यहाँ पे शनि के कारण मैं ये बात कह रहा हूँ। जन्म कुंडली के 6वें भाव में शुक्र और बुध के बैठने के कारण यहाँ पे दाम्पत्य का सुख बढ़िया होगा। यहाँ पे वैसे अमावस्या दोष होता नहीं है, पर फिर भी अगर वहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का एक साथ बैठना मैं जो कहूँगा तो थोड़ा कमज़ोर तो जरूर कहूँगा।
ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको मंगल के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, मंगल आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी चौथी दृष्टि बुध और शुक्र पे है, सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे भाग्यशाली बना रही है, जबकि आठवीं दृष्टि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि और मंगल के प्रभाव में आने के कारण, दशम स्थान पे जब शनि मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ आगे बढ़ता है और कारोबार में उसको नुकसान बहुत ही परेशान करती है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अपने कारोबार को लेकर के बहुत पॉजिटिव है और डोमिनेटिंग नेचर वाला भी है। उसके कारोबार से उसके क्षेत्र और उसके जीवन के पहचान में उसको सहायता मिलती है, मतलब उसके कारोबार के कारण उसको समाज में जाना जाता है। और ये बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है कि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे दो पापा ग्रह की दृष्टि हो या कम से कम एक ग्रह बैठा हो। मैंने इस पे एक बहुत अच्छे पहले एक कार्यक्रम बनाया था कि किसी भी भाव का स्वामी जब दशम स्थान में बैठ जाता है तो उसका वृद्धि वो करवा देता है। तो एकादशवें भाव के स्वामी है तो लाभ की वृद्धि करेंगे, पर 12वें भाव के स्वामी है तो व्यय की भी वृद्धि करेंगे और विदेशों से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति भी होगी। तो आप विदेश में घर लेना बिल्कुल आसान है, विदेश में ज़मीन जायदाद इकट्ठा करना 2025 के जनवरी से आपकी कुंडली में भी योग बन रहा है और अभी भी समय चल ही रहा है। हम लगातार 2028 के अप्रैल के बाद तक हमारी कुंडली में विदेशों में संपत्ति इकट्ठा करने का योग बन रहा है। मंगल रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपको वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती बना रहे हैं और मेहनत ऐसे ही गधे की भांति करने वाला नहीं बना रहे हैं, बशर्ते वो आपको बहुत ही सोच समझ करके राजनीति रणनीति करके डिप्लोमेसी के साथ मेहनत करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति कई विदेशों में घूम चुका होता है, समुद्र यात्रा इसके लिए फायदेमंद हो जाता है। अगर मैं बुध की बात करूंगा तो बुध आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख दे रहे हैं और आपको ये पिता के साथ बहुत अच्छे संबंधों वाला भी बना रहे हैं। लेकिन एक बात और भी कहूँगा कि जब चतुर्थ स्थान के अधिपति जो बुध बनते हैं वो सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जब छठवें भाव में बैठ जाते हैं तो कई बार माता को रुग्ण भी बना देते हैं और कई बार यहाँ पे व्यक्ति के निर्णयों में थोड़ी बहुत कमजोरी भी देखने को मिलती है या उसका काम थोड़ा रुकता सा है, क्योंकि ये द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है जहाँ सप्तम भाव बाधक भाव होता है। इसके अधिपति और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध। जब विषम संख्या की राशि में बैठेंगे तो यह यहाँ का फल करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति का मन अशांत रहता है। ये बहुत सामान्य बात है क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे मंगल और आगे ठीक केतु बैठे हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं उस भाव को पापकर्त्री में भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाएगा और व्यय पे नियंत्रण रखने वाला भी बनाएगा। कोर्ट केस कचहरी का मामला कोई कभी उसको परेशान नहीं कर सकता है, शत्रु से निरंतर उसको विजेता ही बनते देखा जाता है। शत्रु यहाँ पे विपरीत परिस्थितियाँ भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को बड़ी सरलता से अपना बना लेता है और उसके साथ जीत जाता है। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, 12 हंस के केतु भी 12 हंस के हैं। यहाँ पे दोनों ग्रहों में युद्ध की स्थिति होगी, जहाँ पे उच्च के गुरु पुष्य नक्षत्र में जीतेंगे, क्योंकि गुरु के साथ केतु जब बैठेंगे तो वस्तुतः वो उच्च के बैठे हैं तो गुरु के ही भांति केतु भी परिणाम करेंगे। मतलब राहु केतु की दशा में हमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु हमें यश देंगे, मान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, पद देंगे, संतान देंगे, सुख देंगे, मंत्र जापक बनाएंगे और धर्माचरण करने वाला बनाएंगे, साथ ही साथ तीर्थ यात्रा करने वाला भी बनाएंगे, जो आगे गुरु की दशा में ये सारी चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त होंगी। भवन भूमि वाहन का सुख भी गुरु की दशा में मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की बुद्धि बड़ी विलक्षण और बड़ी ही यशस्वी है। हम बात कर रहे थे गुरु की, उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र छठवें भाव में बैठे हैं, इस वजह से पेट का रोग व्यक्ति को परेशान करता है, नेत्र की समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को मेहनत पे थोड़े बहुत कमजोरी में भी देखा जाता है, उसके मेहनत के परिणाम शुक्र की दशा में थोड़े कमजोर से मिलते हैं। हालांकि शुक्र का छठवें भाव में बैठना, अष्टम भाव के स्वामी हैं, छठवें भाव में सप्तमेश के साथ बैठे हैं, इस वजह से पत्नी के साथ कभी कभी वियोग, पत्नी के साथ मतभेद भी शुक्र की दशा में और बुध की दशा में देखने को मिल जाता है। चंद्रमा से ठीक पीछे बुध बैठे हैं, ये अपने आप में एक दुर्योग हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को कई बार उसके ऊपर लोग हावी होते रहते हैं और कई बार वो कुछ भी बोलता नहीं है। इस वजह से इसमें हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ से आगे मैं आपको आपकी कुंडली की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आवश्यक है बताने की बता देता हूँ। हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उस पर हमें बस अपने आप को मेंटेन करके रखना है। दूसरों की बातों पे आकर के हमें अपने आप को उसकी दृष्टि में दुश्मनी नहीं करनी है। मतलब ए, बी और सी, मैं बी हूँ तो ए की बातों में आकर के मैं सी से दुश्मनी नहीं करूँगा, और ये चाहे आपके परिवार के ही कोई सदस्य क्यों ना हो, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। आपकी कुंडली का धन क्षेत्र बहुत अच्छा है, आप मेहनत से धन कमाएंगे और आप प्रतिक्रिया देने में थोड़े कमज़ोर हैं,
इसको थोड़ा एक्टिव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं 2-3 बातें और कह दूं तो हम जो कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जहां हम देखते सामने वाले में कुछ और गुण हैं पर होता वो कुछ और है। तो हमें ये भी चेक करने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति से आपने बहुत अच्छी मैत्री की है या जिस व्यक्ति के बारे में आप एक अच्छी राय रखते हैं या आपकी अच्छी बात हो सकती है, पर सामने वाला आपके इसी गुण का नुकसान भी उठा सकता है या लाभ भी उठा सकता है या आपको नुकसान में भी लेके जा सकता है। मेहनत करने की आवश्यकता है। इस कुंडली में कोई ऐसी नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, मंगल बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, इस वजह से व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल भी है। अभी शनि पे बात मेरी बाकी है, आगे चर्चा करूँगा। पर धन संपत्ति, माता पिता का सुख इस कुंडली में ठीक है, पर पिता से ज़्यादा इस कुंडली में माता के पक्ष में थोड़ी कमजोरी रोग युक्त दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त आपका मन एक जगह स्थित नहीं है, हमें उसको ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। इस कुंडली में ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कृतज्ञता बहुत उत्तम है। इसमें भी मैं इस कुंडली को 100 अंक दूंगा। इस कुंडली में नौकरी और व्यापार के मामले में नौकरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब व्यापार सामान्यतया ना ही करें तो अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी दिनचर्या पे काम करने की आवश्यकता है। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध सामान्यतया कमज़ोर ही रहने वाले हैं। रिसर्च आपकी कुंडली का उतना अच्छा नहीं है, हमें उस पर और थोड़ा काम करना होगा, अपने आप को और भी ज़्यादा नॉलेज में ले जाना चाहिए। भाग्य का बल आपकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर सा है, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। अलग बात है कि उनकी भाग्य भाव पे दृष्टि जा रही है, पर भाग्य का जो कारक ग्रह है वो भी राहु केतु के संपर्क में है। भाग्य का जो अधिपति है मंगल, वो तीसरे भाव में अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में राहु से दृष्ट हो रहा है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। लेकिन भाग्य का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जहाँ बैठे हैं उससे चौथे घर में शुक्र और बुध जैसे 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, और इससे 10वें घर में शुक्र और बुध बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे भाग्यशाली व्यक्ति को मैं कह सकता हूँ 70 से 80 से 90% तक आपका भाग्य आपके साथ खड़ा है। इस कुंडली का करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अनुशासित है, बहुत बढ़िया है। ये पंक्चुअलिटी के मामले में कुंडली बहुत अच्छी है। प्राप्त भी आप लगभग उतना कर लेंगे जितनी आप चाहते हैं, हमें उसमें और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कई बार हम आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, कई बार हमारा स्वाभिमान जागृत होता है, हम अभिमानी नहीं होना चाहते और होंगे भी नहीं और होना भी नहीं है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के 11वें भाव के आधार पर आप महत्वाकांक्षी हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप दमखम लगाते हैं। छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा, आपकी कुंडली में उसके सुख कमज़ोर से दिख रहे हैं। 12वें भाव की स्थिति के आधार पे आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। विदेश रह करके धन कमाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 3 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ और पीला रहेगा। धन कमाने के लिए दिशा के आधार पर अगर बात करते हैं तो आप पूरब दिशा या पश्चिमी देशों में भी जा सकते हैं। पूरब दिशा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जापान वगैरह। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी कुंडली में जिससे आप मैत्री कर सकते हैं वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि है। शत्रुता आप किसी से ना करें जो वृष राशि का हो, कन्या राशि का हो और कुंभ राशि का हो। अगर कोई भी निर्णय जो धर्म से जुड़ा हो, यात्रा से जुड़ी हो, उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो, विवाह से जुड़ी हो, पार्टनरशिप से जुड़ी हो, तो आप मंगल की दशा के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको विवाह से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, संतान से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, तो आप बुध की दशा के साथ चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप कुछ भी करना हो, किसी तीर्थ में जाना हो, तो आप चंद्रमा की दशा के साथ राहु और केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप केतु के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? पार्टनरशिप से आपको बचना चाहिए, पार्टनरशिप में नुकसान आपको हो सकता है। वैसे मैंने पूर्व में आपको मना किया है कि आप कोई व्यापार करिए। नवमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति स्थिति अच्छी बना के बैठे हैं। राहु के 5म भाव में बैठने के कारण और 7म भाव के ठीक पीछे मंगल के बैठने के कारण नवमांसा कुंडली में यहाँ से ज़्यादा अच्छी बात नहीं बन रही है। हालांकि लग्नेश अगर गुरु हों और 11वें भाव में बैठे हों तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है जब विशेषतया धनु लग्न की कुंडली बनती हो। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा चौथे में बैठे हैं, सूर्य द्वितीय में, राहु 5म में, मंगल 6ष्ठम में और बुध 9वें भाव में, तो ये जो 2 3 4 स्थितियाँ बन रही हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और साथ ही साथ 12वें शनि, ये हमें ये सारी स्थितियाँ ये बता रही हैं कि हमें विवाह को लेकर के जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में नहीं जाना है। बहुत इत्मीनान से, सरलता से सामने वाले को जांचना है, परखना है, तब जाकर के विवाह करना है। वैसे आपकी कुंडली कन्या लग्न कन्या राशि, सिंह लग्न सिंह राशि
से विवाह कर सकती है। मिथुन लग्न मिथुन राशि और मीन लग्न मीन राशि के जातिकाओं से भी विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा पश्चिम हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नक्षत्र के आधार पर रेवती, रोहिणी, पुष्य, श्रवण और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये इतने नक्षत्र में आप कोई भी काम करेंगे तो आपका काम सफल होगा। धन का लेन देन आप नहीं करिए क्योंकि आप विरोध नहीं कर सकते और पैसे निकाल नहीं सकते हैं। निर्णय आपकी कुंडली में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर सी है और वो प्रायः उत्तेजित है या एग्रेसिव है। हमें उस पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे चीज़ें स्वतः स्पष्ट होती जाएंगी आप जैसे जैसे अपना ज्ञान बल बढ़ाएंगे। चंद्रमा के साथ सूर्य का बैठना दिनचर्या खराब करता है। चंद्रमा से चौथे शनि हेडेक देते हैं। चंद्रमा से पांचवें राहु घर में कलह का वातावरण, पिता से मतभेद देते हैं। पिता से मतभेद हो भी नहीं फिर भी ऐसी बुद्धि उनकी होगी कि कई बार आपका मतभेद हो जाएगा। चंद्रमा से नवें घर के मंगल भाग्यशाली बनाते हैं। चंद्रमा से एकादशवें घर के गुरु आपको भाग्यशाली, संतान और कम्युनिकेटिव बनाते हैं। संतान से सुख। चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र बुध आपको व्ययी और निर्णय लेने में परेशानी करते हैं। दशमांसा कुंडली में शनि और मंगल जन्म कुंडली में कैसे बैठे हैं? शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इस वजह से कारोबार में कभी कभी अनियमितता देखने को मिल सकती है। वैसे आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। थोड़ा बहुत हेडेक आपको हमेशा मिलता रहेगा, वो इस केतु के कारण है। क्लियर है? षडबल में सबसे बढ़िया ग्रह आपकी कुंडली में शनि ही बनेंगे। वैसे अगर मैं दशाओं की बात कर दूं और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे तो शुक्र और बुध की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य और साहस पे नियंत्रण रखना होगा। मंगल की दशा में हमें मेहनत को संभालने की आवश्यकता है कि हम कई बार गलत जगह पे मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। मंगल की दशा में ये बात रही। शनि की दशा जब आएगी तो हमें अपने पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों को बहुत सावधानी से जो है वो उस पर काम करना होगा। सूर्य की दशा जब आएगी तो हमें अपने वाणी की कठोरता पे नियंत्रण रखना होगा। जबकि राहु की दशा में संतान और भाग्य को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं शुक्र की दशा की बात करता हूं तो शुक्र की दशा में कारोबार और दिनचर्या थोड़ी बाधित हो सकती है। पत्नी के साथ मतभेद शुक्र की दशा में भी कई बार बन सकते हैं। जबकि मंगल और सूर्य की दशा में व्यक्ति धनवान, सुखी और ज्ञानी होगा। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात आपकी कुंडली में कर दूं तो आपकी कुंडली के लगभग जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे आपके सपोर्ट में खड़े हैं। इस वजह से आप बस आगे बढ़ते जाइए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।